मेरा तो ख्याल था कि अब लोग हमारे कॉलम्स को सीरियस लेना छोड़ गए हैं। उन्हें अब किसी पर एतबार नहीं रहा। हर उस बंदे से उनका एतबार उठ गया है जिसको वो अपना रहनुमा या गुरु समझते थे। उनके साथ इतने धोखे हुए हैं कि अब वो किसी पर एतमाद नहीं करते। हाँ, अब अगर वो एतमाद करते हैं तो इस लुटेरे पर जो उनकी पसंद का हो। इस तमहीद का मकसद ये है कि मेरे पिछले 2 कॉलमों पर मुख्तलिफ फीडबैक आया है। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ लम्स में के उन्वान से छपने वाले कॉलम पर पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम निगार और ड्रामा नवीस ताउल हक कासमी का वॉइस नोट आया। इस कॉलम में मैंने मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म का मुआवज़ना किया था कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और बाद में उनके रवैये कैसे बदले या अपोजिशन में रहते हुए उनमें जो आजिज़ी और इंकिसारी थी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचते ही वो गायब हो गई और उसकी जगह तकब्बुर और गुरूर ने ले ली। कासमी साहब का कहना था कि मियां नवाज शरीफ इस मामले में कभी नहीं बदले। वो अपोजिशन में रहते हुए भी लोगों से आजिज़ी और इंकिसारी से मिलते हैं और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मेहमानों की प्लेटों में खाना डालते देखा है। वो लोगों से अच्छी तरह मिलते हैं। उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनकर तकब्बुर का शिकार हुए। मैंने उसी कॉलम में लिखा था कि मेरी चूँकि मियां नवाज शरीफ से उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा मैं इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता कि वो दीगर की तरह बदलते हैं या नहीं। लेकिन अगर अताउल हक कासमी साहब कह रहे हैं तो उनकी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरे कॉलम बेअनवान जहांगीर तरीन और अलीम खान का ट्रंप कार्ड पर भी इसहाक खाकवानी और अलीम खान की तरफ से इस कॉलम में उठाए गए नुकात का जवाब भेजा गया है। अमूमन मैं अपने कॉलम्स में लोगों के कमेंट्स या जवाब शामिल नहीं करता कि हर बंदे की अपनी अपनी राय है और उन्हें इसका हक है। इसलिए मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी दफ़ा कब अपने कॉलम में किसी पर कुछ लिखा और उसने मुझे जवाबन लिख भेजा हो और मैंने उसका नुक्ता नज़र अपने कॉलम में शामिल किया हो। खैर, इस कॉलम पर पहले अलीम खान और फिर इसहाक खाकवानी की तरफ से तहरीरी जवाबात मौसूल हुए। एक अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ने अवाम की तरह पहले लान तान तंजिया गालियों के बुछाड़ करने की बजाय बड़े सलीके और तरीके से अपना मौक़िफ़ मुझ तक लिख कर पहुँचाया, जिसे पढ़कर मैंने सीखा कि किसी नाकद को कैसे जवाब दिया जा सकता है। पहला रिएक्शन इसहाक खाकवानी की तरफ से था। वो जहांगीर तरीन के करीबी दोस्त और उनकी नई पार्टी का हम रहनुमा हैं। मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि उनकी नई पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा है कि अगर उनकी हुकूमत बन गई तो वो मज़दूर और वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 50,000 कर देंगे। मेरा कहना था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके यहाँ हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, इसलिए पहले उन्हें अपनी फैक्ट्रियों के वर्कर्स की कम से कम तनख्वाह 50,000 करनी चाहिए ताकि लोग उनके मंशूर को सीरियस लें। और मुमकिन है उनका यही इकलौता नारा उन्हें मज़दूर क्लास से वोट दिलवाने का सबब बन जाए और इससे दीगर सियासी पार्टियों पर दबाव भी बढ़ेगा। अगर से जहांगीर तरीन और अलीम खान के हवाले से कभी शिकायतें नहीं आईं कि उनका अपने वर्कर के साथ रवैया अच्छा नहीं, लेकिन जो बात मैं कर रहा था वो सियासी तनाजुर में थी कि अगर वो एक वादा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो उसकी शुरुआत अपने कारोबारी इदारों से करें। इसहाक खाकवानी का कहना है कि जब कोई सियासी जमात कोई सियासी नारा देती या कोई नई पॉलिसी या इस्लाहात की बात करती है तो उस वक्त ज़ाती लेवल की बात पीछे रह जाती है। उनका कहना था कि जब किसान गन्ने की कीमत बढ़ाने का मुतालबा करते हैं तो उस वक्त जहांगीर तरीन चाहें भी तो वो अकेले अपने मिल का रेट नहीं बढ़ा सकते। उनका अपना सारा कारोबार बंद हो जाएगा। अगर वो मार्केट से हट कर किसानों को ज़्यादा रेट देना शुरू कर देंगे ताहम वो किसानों को अदायगी वक्त पर करते हैं। इसहाक खाकवानी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर जानते हैं कि जहांगीर तरीन अपने मुलाजमीन का कितना ख्याल रखते हैं। इसहाक खाकवानी का कहना है कि उनका अपना घरेलू बावर्ची जिसका नाम अल्लाह दित्ता है 35 बरसों से उनके घर पर काम कर रहा है। आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ तनख्वाह की वजह से रुका हुआ है या उसने यूं ही अपनी पूरी उम्र गुजार दी है? हमारे पास कुछ गैर मामूली हम भी करते होंगे। अलीम खान साहब की तरफ से जवाब उनकी टीम के रुकन गौहर अजीज़ की तरफ से भिजवाया। वो लिखते हैं कि सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करनी है जो आपने अपने कॉलम के आखिरी पैराग्राफ में की है। अब्दुल अलीम खान साहब अपने तमाम कारोबारी इदारों में पहले ही छोटे मुलाजमीन को 50,000 रुपये माहाना से ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक आप अपने ज़राए से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुलाजमीन को मेडिकल की सहूलत भी हासिल है। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप मुनासिब समझे तो इस वजाहत को अपनी तहरीर में कहीं जगह भी दे सकते हैं। आपका शुक्रिया। बकिया बहुत सारे इदारे अपने मुलाजमीन का ख्याल रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। इदारे अपने स्टाफ की मेहनत से ही बड़े बनते हैं। मुझे ये सब पढ़कर याद आया कि एक दिन मैं अपने एक बुजुर्ग दोस्त के दफ्तर में बैठा हुआ था कि उनका बेटा वहीं आ गया। उस दोस्त के बेटे भी कारोबार करते हैं। वो बता रहा था कि कैसे उसका बिजनेस में मुसलसल नुकसान हो रहा है। मैं सुनता रहा। कुछ दिनों के बाद उस दोस्त का एक और बेटा मुझे किसी कैफ़े पर मिल गया। मैंने कहा, यार क्या वजह है, तुम तो अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तुमसे कभी नहीं सुना कि तुम्हें नुकसान हो रहा है या तुम अपने कारोबार से नाखुश हो। हमेशा कहते हो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई कहता है कि उसका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। उस नौजवान ने एक ऐसी बात की जिसने मेरे सोचने का अंदाज ही बदल दिया। वो कहने लगा कि रऊफ भाई, मैंने कारोबार का एक असूल बना रखा है कि जो लोग मेरे कारोबार में मदद करते हैं या जिनकी वजह से मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, मैं उनके साथ उस इनकम का मुनासिब हिस्सा शेयर करता हूँ।
وہ حوصلہ پا کر مزید محنت کرتے ہیں اور ہمارے کاروبار میں مزید کماتے ہیں۔ اپنے بھائی کے بارے میں کہنے لگا کہ ہے تو میرا بڑا بھائی، لیکن اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے کاروبار سے جو پیسہ کماتا ہے اس میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دے جن کی محنت کی وجہ سے اسے مالی فائدہ یا پروفٹ ہوا۔ ایسا کرنے سے آپ کا ورکر یا ساتھی یا وہ اہم لوگ جو آپ کے کاروبار میں مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر دل ہار جاتے ہیں۔ پھر وہ بھی سوچتے ہیں کہ انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ جان مار کر محنت کریں، جتنی تنخواہ مل رہی ہے اتنا ہی کام کریں، جبکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ انعام کے لالچ میں زیادہ محنت کرتا ہے۔ خیر، جو کاروباری گر وہ نوجوان سیکھ چکا تھا وہ اس کا بڑا بھائی کبھی نہ سیکھ سکا، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی ماحول میں پلے بڑھے۔ انسانی فطرت بھی عجیب شے ہے۔